अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों ने, आपको पता है कि हम लोगों ने प्रीवियसली जो लेक्चर्स पढ़े हुए थे, लास्ट टाइम हम लोगों ने चार्ल्स का जो कानून था यानी कि लॉ ऑफ चार्ल्स जो है वो हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद यहाँ पे आपको ये मादा की तबई हालतें और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में बताया हुआ है। वो तो वो कह रहा है आप भी पहले पढ़ा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में, प्रीवियस चैप्टर आप जाके पिछले लेक्चर्स देखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक डायग्राम बताई हुई है, उसमें आपको ये बताया हुआ कि गैस के मालिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, माया में मालिक्यूल एक दूसरे के करीब होते हैं और ठोस में बहुत ज़्यादा करीब होते हैं एक दूसरे के साथ, बल्कि चिपक ही गए हैं। देखें, अच्छा जी, तो यहाँ और कुछ नहीं करना। सबसे पहले उसने माया की डेफिनेशन दी हुई है, यानी कि कोई भी लिक्विड चीज़ है उसकी डेफिनेशन दी हुई है कि वो क्या है, माया क्या है। कहता है माया का एक ख़ास वॉल्यूम होता है, यानी कि वो एक ख़ास जगह घेरता है। देखो, और लेकिन इसकी कोई ख़ास शक्ल नहीं होती। मतलब कि अगर ग्लास में डालोगे तो ग्लास की शक्ल इख्तियार कर लेगा पानी, जग में डालोगे जग की शक्ल, किसी भी बाल्टी में डालोगे बाल्टी की शक्ल, ठीक है, किसी भी बर्तन में डालोगे तो उसी की शक्ल इख्तियार कर लेगा। पानी की अपनी कोई शक्ल नहीं है, यानी माया कोई ज़रूरी नहीं, पानी कोई भी चीज़ जो लिक्विड शक्ल में है, माया शक्ल में है, अब माया को जिस बर्तन में डाला जाता है ये उसी की शक्ल जो है ना इख्तियार कर लेता है। तो अगर आपसे 2 नंबर की माया की या लिक्विड स्टेट की डेफिनेशन पूछे तो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना। इस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इवेपोरेशन, इसके बारे में हम लोग इंशाल्लाह ताला आज डिस्कस करेंगे कि यार ये इवेपोरेशन है क्या। देखिए, जब भी आप पानी को गर्म करते हैं तो उसमें से ना कुछ धुआं निकलता है, जिनको हम लोग उर्दू में बुखारात कहते हैं। वो जो धुआं होता है ना, उसी का नाम है इवेपोरेशन। वैसे इवेपोरेशन कहते किसे हैं कि जब कोई लिक्विड चीज़, माया वाली चीज़ इतनी गर्म हो, इतनी गर्म हो और गर्म हो के वो गैस की शक्ल में कन्वर्ट कर जाए, यानी धुएं की शक्ल इख्तियार कर जाए, बुखारात की शक्ल इख्तियार कर जाए, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं जी इवेपोरेशन। और बड़ा सिंपल सा है ये, तो हम लोगों के डेली लाइफ की रूटीन है, आप देखते हो घरों के अंदर भी कि जब भी हम लोग पानी वगैरह को गर्म करते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि एक बर्तन है, तो यहाँ पे उसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने पानी लिया। तो जब आप इसको टेम्परेचर दोगे तो यहाँ से आप देखोगे कुछ थोड़ा थोड़ा धुआं निकलना शुरू हो जाएगा, यानी तो वो ये यही यही जो माया है ना, ये माया जो है ये कन्वर्ट हो गया। पहले ये लिक्विड था और अब ये किस शक्ल में आ गया जी, गैस की शक्ल में। यानी लिक्विड जो है ना, ये वाला लिक्विड जो है किस शक्ल में जा रहा है, गैस की शक्ल में, बुखारात की शक्ल में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसी का नाम क्या है, इवेपोरेशन। अच्छा, वो कहता है इवेपोरेशन का एक उल्ट भी होता है। अगर फॉर एग्जांपल आप इन बखारात को किसी बर्तन में यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हो, किसी बर्तन में इकट्ठा करके जब आप इसको ठंडा करोगे ना, तो यही गैस दोबारा फिर पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको कहते हैं कंडेंसेशन, कंडेंस होना। कंडेंस का मतलब होता है जमना, यानी लिक्विड से अगर गैस बने, यानी लिक्विड से गैस, इसे कहेंगे इवेपोरेशन। और गैस से दोबारा लिक्विड बन जाना, इसे कहते हैं कंडेंसेशन। ये दोनों एक दूसरे के उल्ट हैं। मतलब पहले पानी था, पानी से बुखारात बने, बुखारात का मतलब यहाँ पे गैस है, पानी से यानी कि बुखारात बने, इसे कहते हैं इवेपोरेशन। और बुखारात को अगर आप ठंडा कर लेते हो किसी बर्तन में और वो दोबारा फिर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में, तो इसे कहेंगे जी, इस अमल को कहेंगे कंडेंसेशन। जैसा कि धुंध है, तो वो भी अगर आप देखते हो वो भी एक मतलब बुखारात ही की शक्ल है। जो धुंध है वो भी तो पानी है ना, लेकिन वो लिक्विड शक्ल में नहीं होता, वो गैस की शक्ल में होता है। किसी माया के वेपर्स में तब्दील होना, यानी कोई भी माया और उसका बखारात में तब्दील होना, इस अमल को कहते हैं इवेपोरेशन। ये इवेपोरेशन की डेफिनेशन है। इसका उल्ट कंडेंसेशन है, जिसमें एक गैस दोबारा फिर माया में तब्दील हो जाती है। ये भी मैंने आपको बता दिया। अब वो कहता है इवेपोरेशन ना एक एंडोथर्मिक अमल है, ठीक है। एक होता है एक्सोथर्मिक और एक होता है एंडोथर्मिक। जो एक्सोथर्मिक होता है ना, उसमें हीट खारिज होती है, और जो एंडोथर्मिक होता है उसमें हीट जज़ब होती है। ज़ाहिर है, जब देखे ना एक जगह से हीट जज़ब हो जाए तो वहाँ पे सर्दी आ जाती है। जैसे गर्मियों में की एंड पे क्या होता है कि हीट सारी जज़ब हो जाती है, अब्जॉर्ब हो जाती है, और वहाँ पे सर्दी का मौसम आ जाता है, ठीक है। तो इवेपोरेशन जब होती है किसी भी जगह पे, तो वो कह रहा है एक एंडोथर्मिक अमल है, यानी हीट जज़ब हो जाती है, जिसका मतलब है कि इस अमल में हरारत जज़ब होती है या हीट जज़ब होती है। आगे उसने कुछ एग्जांपल दी हुई है कि पानी का 1 मोल लिया, माया हालत में था, यानी कि वो लिक्विड शक्ल में था, उसको हम लोगों ने थोड़ा सा गर्म किया तो वो वेपर्स में यानी कि बुखारात में तब्दील हो गया। और कितना गर्म किया, कितनी एनर्जी दी, इतनी एनर्जी दी, 40.7 किलो जूल एनर्जी जो है ना उसने जज़ब की। नीचे उसने एक आपको इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन में आपको सिंपली उसने थोड़ा सा ना डिफाइन किया हुआ है कि पहले पानी लिया था, वो लिक्विड शक्ल में था, इस एल का मतलब होता है लिक्विड शक्ल। उसको थोड़ा सा गर्म किया तो पानी फिर भी पानी रहा, लेकिन इस बार वो गैस की शक्ल में आ गया, बुखारात की शक्ल में आ गया। और यहाँ पे कितने वेपर प्रेशर जो है ना, ये कितनी इवेपोरेशन हुई यहाँ पे, ये उसने कितनी एनर्जी थी, ये सारा उसने यहाँ बता दिया।
अब वो थोड़ा सा ना एक्सप्लेन कर रहा है, कहता है माया हालत में मालिक्यूल मुसलसल हरकत की हालत में रहते हैं। यानी जब पानी की शक्ल होती है तो मालिक्यूल मुसलसल हरकत करते रहते हैं, जैसा कि अगर आप यहाँ देखिए, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इस तरह से। और इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, फिजिक्स में पढ़ा भी है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब हरकत करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन तमाम मालिक्यूल की एनर्जी अब एक जैसी नहीं होती। अब ज़रूरी नहीं कि सारे मालिक्यूल ही एक जगह से दूसरी जगह जाए। ज़्यादातर मालिक्यूल्स औसत काइनेटिक एनर्जी रखते हैं, जबकि चंद मालिक्यूल की एनर्जी औसत से ज़्यादा होती है। मतलब ज़्यादातर मालिक्यूल औसत काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है तकरीबन एक जैसी रखते हैं ज़्यादातर। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं उनकी एनर्जी बाकियों से ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल एक आपने ग्लास लिया, उसमें फॉर एग्जांपल 100 मालिक्यूल्स है, तो उसमें तो 90 मालिक्यूल्स की एनर्जी एक जैसी होगी, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन 10 ऐसे होंगे जिनकी ओस से ज़्यादा होगी और 90 से ज़्यादा होगी। ऐसे मालिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी ओस से ज़्यादा होती है, वो मालिक्यूल के दरमियान मौजूद फोर्सेस पर गालब आ जाते हैं। अब वो मालिक्यूल जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है ना, उन मालिक्यूल के दरमियान फिर कशिश की फ़ोर्स कम होती है, इसी वजह से तो वो ज़्यादा ना घूम सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, ये मालिक्यूल है, ये मालिक्यूल दोनों दूर दूर हैं, तो इनमें जो कशिश की फ़ोर्स है, ठीक है, जिसे इंटर मालिकुलर फोर्स, वो कमज़ोर होगी। जबकि यहाँ पे ये बहुत एक दूसरे के करीब है, यहाँ बहुत ज़्यादा होगी इंटर मालिकुलर फोर्स। यहाँ पे भी वो ये कह रहा है कि ये मालिक्यूल है, ये मालिक्यूल है, इनके दरमियान कशिश की फ़ोर्स बहुत ज़्यादा है। लेकिन कुछ ऐसे मालिक्यूल होते हैं, फॉर एग्जांपल ये ऊपर वाला हिस्सा हम उठा लेते हैं। अब ये कुछ ऐसे मालिक्यूल होंगे कि इनके दरमियान कशिश की फ़ोर्स कम होती है। तो फिर क्या होता है, मॉलिक्यूल के दरमियान मौजूद फोर्सेस पर वो गालब आ जाते हैं, यानी उनकी जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है, हरकत करने वाली जो एनर्जी होती है, वो ज़्यादा होती है। किससे? वो फोर्स से जिसने उन मॉलिक्यूल्स को पकड़ा होता है आपस में। और माया की सतह से वो क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और इस अमल को हम लोग कहते हैं इवेपोरेशन। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ, बल्कि मैं दूसरी डायग्राम आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आए। देखिए, ये पानी का एक बर्तन उन्होंने लिया था, ये नीचे भी मालिक्यूल ही पड़े हुए थे, सारे मालिक्यूल है। अब नीचे वालों की एनर्जी जो है वो कम थी, जबकि ये ऊपर जो है किनारे पे जो मालिक्यूल्स पड़े हुए थे, ये वाले, इनकी एनर्जी नीचे वालों से बहुत ज़्यादा थी। तो इसी वजह से क्या हुआ, इनकी एनर्जी ज़्यादा थी, इस वजह से इनके दरमियान जो कशिश की फ़ोर्स थी वो कम थी, इन्होंने एक दूसरे को मजबूती से नहीं था पकड़ा हुआ, और इनमें हरकत करने की सलाहियत भी ज़्यादा थी। तो फिर हुआ क्या उसके नतीजे में कि इन लोगों ने जल्दी से, इनकी फ़ोर्स बहुत ज़्यादा थी कशिश की, यानी कि जो इनकी काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा थी। उसकी वजह से क्या हुआ, ये कुछ ऐसे मालिक्यूल्स थे जो माया की सतह को छोड़ के ऊपर की तरफ निकल गया, जैसा कि ये आपको यहाँ पे दिखाया गया। इतना करके उसके बाद यहाँ से ही आपने सारा कटिंग कर देना, यहाँ से आपने कुछ नहीं करना। अब वो कह रहा है कि इवेपोरेशन का इन्हसार किन चीज़ों पे, यानी इवेपोरेशन किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगी, कि कब इवेपोरेशन ज़्यादा होगी और कब इवेपोरेशन कम होगी। तो सिंपल सी बात है, ये 3 फैक्टर उससे आपने पूछे हुए हैं कि सतही रकबा क्या है। सतही रकबा का मतलब कि देखिए सरफेस एरिया। अब देखें, अगर आप छोटा बर्तन लेते हैं तो उसमें से धुआं कम निकलेगा, यानी कि बुखारात। अगर आप बड़ा बर्तन लेते हैं लाइक देग वगैरह, तो उसमें से बुखारात ज़्यादा निकलेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रकबा ज़्यादा है। इसी तरह यहाँ आपको एक मिसाल दे रहा है कि आपने देखा होगा जब आप चाय वगैरह लेके जाते हैं कोई भी मेहमान के आगे, तो सिंपली एक तो कप होता है और एक नीचे एक प्लेट रखी जाती है, उसको पिर्च कहते हैं। कहता है पहले ऐसा नहीं था होता, लेकिन यानी कि पहले बल्कि ऐसा होता था, अब ऐसा नहीं होता। पहले ये होता था कि जब आप मतलब कप के नीचे जब आप प्लेट रख के लेके जाते थे ना, तो फिर होता ये था कि बहुत से मेहमान ना चाय जो है ना वो कप में नहीं थे पीते, वो बल्कि क्या करते थे कि वो जो चाय है ना पहले उस प्लेट में डालते थे, और फिर इस तरह जो है ना उसको जो है फूंके शूंके मारनी और उसको ठंडा करना, और फिर प्लेट में वो जल्दी ठंडी हो जाती थी। उसकी वजह क्या थी? अब तो ज़ाहिर है ऐसा करते ही नहीं है, आगे कहते हैं यार ये कितने पेड़ू बंदे हैं, इस तरह का कोई ट्रेंड नहीं रहा। तो यहीं पे वो आपको ये बता रहा है कि सती रकबा, इवेपोरेशन एक सती अमल है, जितना रकबा ज़्यादा होगा इवेपोरेशन का अमल भी उतना ही तेज़ होगा। मिसाल के तौर पर अक्सर चाय को जल्दी ठंडा करने के लिए पिर्च इस्तेमाल करते हैं जो नीचे प्लेट होती है। ये इसलिए होता है कि कप का रकबा छोटा होता है, जबकि पिर्च का रकबा ज़्यादा होता है, तो उसमें से ज़्यादा बुखारात निकलते हैं, वो ठंडी हो जाती है जल्दी। टेम्परेचर, ज़ाहिर है किसी चीज़ को टेम्परेचर ज़्यादा दोगे तो उसमें से धुआं या बुखारात ज़्यादा निकलेंगे, टेम्परेचर कम दोगे कम निकलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप चूल्हे ले लेते हो दो, एक पे भी बर्तन रखते हो पानी वाला, दूसरे पे भी, एक पे टेम्परेचर कम रखते हो उसमें से धुआं बुखारात कम निकलेंगे, दूसरे पे टेम्परेचर फुल देते हो उसमें से बहुत ज़्यादा बुखारात निकलेंगे। तो इसका मतलब ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे।
देखिए टेम्परेचर ज़्यादा देने से होता क्या है, जब आप टेम्परेचर ज़्यादा देते हो ना तो फिर उससे होता क्या है कि ये जो गैस के मालिक्यूल्स यानी पानी के जो मालिक्यूल्स होते हैं ना, उनके दरमियान जो कशिश की फोर्स होती है ना, वो टूट जाती है, जिसने मालिक्यूल को आपस में जोड़े रखा होता है, वो जिसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता जब आप जितना ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तो वो मालिक्यूल के दरमियान कशिश की फ़ोर्स उतनी जल्दी टूटेगी। जब ये मालिक्यूल के दरमियान कशिश की फ़ोर्स टूट जाएगी, दोनों एक दूसरे को छोड़ देंगे, आज़ाद हैं, तो ये बाहर की तरफ निकल जाते हैं बर्तन को छोड़ के। ज़्यादा टेम्परेचर पर इवेपोरेशन की शरह तेज़ होती है, शरह का मतलब स्पीड, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर पर मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो इंटरमालिक्यूलर फोर्स पर गालिब आ जाते हैं। इस लाइन का मतलब आगे भी बताया कि काइनेटिक एनर्जी उनकी ज़्यादा हो जाती है। किससे ज़्यादा हो जाती है? इंटरमालिक्यूलर फोर्स से। उस फोर्स से ज़्यादा हो जाती है जिस फोर्स ने मालिक्यूल को पकड़ा होता है। तो जब उनकी हरकत वाली एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो वो जो कशिश की फ़ोर्स है मालिक्यूल के दरमियान वो टूट जाएगी और वो तेज़ी से जो है ना बुखारात बन जाएंगे। मिसाल के तौर पर गर्म पानी वाले बर्तन में पानी की सतह जल्दी कम होती है, यानी कोई पानी गर्म पानी आपने किसी बर्तन में डाला है तो वहाँ आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि पानी सारा हवा में उड़ जाएगा, बर्तन वैसे ही जल्दी खाली हो जाएगा। जबकि ठंडे पानी वाला बर्तन, उसमें से बहुत कम स्पीड में जो है ना इवेपोरेशन होती है। यही वो कह रहा है कि बनिस्बत ठंडे पानी वाले बर्तन के, इसकी वजह है कि गर्म पानी ठंडे पानी की निस्बत जल्दी वेपर में तब्दील होता है, यानी जो गर्म पानी वो जल्दी जल्दी हवा में उड़ता रहेगा, ठीक है, और बाल्टी जल्दी खाली हो जाएगी। इंटरमालिकुलर फोर्सेस, ये भी आगे भी मैंने आपको कहा था कि अगर कोई माया के मालिक्यूल के दरमियान इंटरमालिकुलर फोर्स ज़्यादा है, अगर किसी भी माया के मालिक्यूल के दरमियान इंटरमालिकुलर फोर्स अगर ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ये होगा कि वो उनको मुश्किल पेश आएगी। किस में मुश्किल पेश आएगी? इवेपोरेशन में। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मालिक्यूल है और उनके दरमियान कशिश की फ़ोर्स यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा मजबूत है तो उसको तोड़ना मुश्किल होगा। तो लिहाजा जब वो कशिश की फ़ोर्स ही नहीं टूटेगी तो वो मालिक्यूल एक दूसरे को छोड़ के किस तरह ज़ाहिर है ऊपर बुखारात बन के ऊपर बाहर उड़ेंगे। लेकिन अगर इनके दरमियान कशिश की फ़ोर्स मजबूत नहीं होगी, वीक होगी, कमज़ोर होगी, तो हल्का सा टेम्परेचर दोगे तो ये आज़ाद हो जाएंगे दोनों और हवा में उड़ जाएंगे इस तरह से। यही वो कह रहा है कि अगर इंटरमालिकुलर फोर्स ज़्यादा होगी तो माया के मालिक्यूल को बुखारात में तब्दील करने में दुश्वारी होगी। यानी अगर इंटरमालिकुलर फोर्स ज़्यादा, जैसे शहद है, शहद के मालिक्यूल ने एक दूसरे को बड़ी मजबूती से पकड़ा होता है तो इसीलिए उसको बुखारात में तब्दील करना बहुत मुश्किल है। मिसाल के तौर पर पानी में इंटरमालिकुलर फोर्स पेट्रोल की निस्बत ज़्यादा होती है। पानी के मालिक्यूल ने एक दूसरे को मजबूती से पकड़ा होता है, जबकि पेट्रोल के मालिक्यूल ने एक दूसरे से मजबूती से नहीं पकड़ा होता। पेट्रोल को आप 2 मिनट ऐसे हवा में रखें, सारा उड़ जाएगा हवा में, इसलिए कि पेट्रोल पानी की निस्बत तेज़ी से वेपर्स में तब्दील हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आपने यहाँ तक सारा लिखना है। ये इसमें 2 डेफिनेशंस भी बनते हैं, इवेपोरेशन की है यहाँ तक, और ये इसका उल्ट जो है कंडेंसेशन है यहाँ तक। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन की डेफिनेशन बनती है यहाँ तक। लेकिन अगर आपको इवेपोरेशन की डेफिनेशन आए तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक ज़रूर लिखें तो बड़ा थोड़ा इंप्रेसिव हो जाएगा। लॉन्ग आए तो ये सारा आपने लिखे इतना, और एंड पे आपने ये जो है ना 3 पॉइंट आपने लिख देने। तो यहाँ पे आपका जी वो कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं जल्दी से जो है ना रीडिंग करवा देता हूँ इंग्लिश मीडियम वालों को, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और अगर सब्सक्राइब है तो बाकियों को लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैथ के लेक्चर्स भी डेली अपलोड हो रहे हैं तो आप काइंडली जाके मैथ की वीडियोस भी जो है ना आप वॉच कीजिएगा। प्लेलिस्ट के अंदर सारी वीडियोस जो है ना आपको फिर मिल जाएंगी। सबसे पहले अगर हम बात करें जी लिक्विड स्टेट की, लिक्विड की डेफिनेशन पूछ सकता है। लिक्विड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड का एक ख़ास वॉल्यूम है, बट जो मतलब कि जगह घेरता है, बट देयर शेप इज़ नॉट डिफाइंड, लेकिन लिक्विड की कोई शक्ल नहीं होती। लिक्विड अटेन्स शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ पुट, लिक्विड वो वाली शक्ल इख्तियार कर लेता है उस बर्तन की, कंटेनर का मतलब बर्तन उस बर्तन की शक्ल इख्तियार कर लेता है लिक्विड जिसके अंदर आप इसको डालते हो। यहाँ तक ये डेफिनेशन हो जाएगी जी लिक्विड की। उसके बाद अगर हम बात करें जी इवेपोरेशन की, इवेपोरेशन क्या है, ठीक है। इवेपोरेशन क्या है, द प्रोसेस, आपको आगे भी बड़ी डिटेल में मैं ये अब तब से यही बता रहा हूँ कि इवेपोरेशन क्या है। द प्रोसेस एक ऐसा अमल चेंज जिसमें एक लिक्विड को आप गैस शक्ल में चेंज कर देते हो, इसको कहते हैं जी इवेपोरेशन। इट इज़ रिवर्स टू कंडेंसेशन, ये कंडेंसेशन का उल्ट है। कंडेंसेशन में हम गैस को दोबारा फिर लिक्विड में कन्वर्ट कर, जिसके अंदर गैस को चेंज कर देते हैं दोबारा फिर लिक्विड के अंदर।
इवेपोरेशन इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। कहता है इवेपोरेशन में हीट जो है वो जज़ब होती है। जैसा कि फॉर एग्जांपल आपने 1 मोल लिया पानी का और वो लिक्विड शक्ल में था, जाहिर है उसको कन्वर्ट किया आपने वेपर फॉर्म में, बुखारात में, तो इतनी एनर्जी हम लोगों ने दी तब वो कन्वर्ट हुआ। जैसा कि पानी लिया और ये एल शक्ल, एल का मतलब यहाँ पे लिक्विड लिखा हुआ है, और इसको किस में कन्वर्ट किया, वो भी पानी है लेकिन ये गैस की शक्ल में है, यानी कि बुखारात में जी लिखा हुआ है, और इतनी एनर्जी आप लोगों ने दी है। अगर डेफिनेशन आए तो आप यहाँ तक लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है। उसने कहा इन द लिक्विड स्टेट, जब पानी लिक्विड स्टेट में होता है ना, तो मॉलिक्यूल आर इन कॉन्टीन्यूस स्टेट ऑफ मोशन। तो पानी के मॉलिक्यूल मुसलसल हरकत करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। दे पोसेस काइनेटिक एनर्जी, उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है, हर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने की सलाही है। बट ऑल द मॉलिक्यूल डू नॉट हैव सेम काइनेटिक, लेकिन जितने भी मॉलिक्यूल है सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती, ये वो आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है। मजॉरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल हैव एवरेज काइनेटिक एनर्जी, बहुत से मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी तकरीबन सेम होती है, एवरेज होती है, ज़्यादा नहीं होती। एंड अ फ्यू हैव, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, उनकी एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होती है। यानी उनकी एनर्जी, इस लाइन का मतलब ये है कि उनकी एनर्जी जो नॉर्मल मॉलिक्यूल होते हैं उनसे ज़्यादा होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको ये सारा लेक्चर समझाया कि नीचे वाले जो मॉलिक्यूल हैं इनकी एनर्जी सेम है, और ये ऊपर वाले 8-10 ऐसे हैं इनकी मॉलिक्यूल, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो फिर होता क्या है, वो मॉलिक्यूल जी जो हैविंग मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जिनकी एनर्जी जो है ना एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होती है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि फॉर एग्जांपल ये नीचे वाले जो मॉलिक्यूल हैं इनकी एनर्जी 90 है काइनेटिक एनर्जी, ये ऊपर वाले जो 10 मॉलिक्यूल हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी 200 है। ठीक है, तो इन सब की 90, तो इसका मतलब ये ऊपर वालों की काइनेटिक एनर्जी इनसे ज़्यादा है, यही वो कह रहा है। तो जो मॉलिक्यूल होते हैं ना ऊपर वाले नॉर्मली, उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होती है एनर्जी। उससे होता क्या है, इनकी एनर्जी क्योंकि ज़्यादा होती है, उससे होता क्या, ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो फिर होता क्या है कि मॉलिक्यूल के दरमियान जो कशिश की फ़ोर्स होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये बहुत स्पीड के अंदर हरकत कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब ऊपर की तरफ हरकत करते हैं तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बना होता है, जो कशिश की फ़ोर्स होती है वो टूट जाती है, एंड escape फ्रॉम द सरफेस, और ये सतह को छोड़ के ऊपर निकल जाते हैं। इट इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन, और इसी प्रोसेस को हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। यहाँ से सारा कटिंग कर देना है। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो अक्सर पूछता है एग्ज़ाम में कि इवेपोरेशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कौन सी 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनसे इवेपोरेशन ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है। पहला है जी सरफेस एरिया। इवेपोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमेना, यानी इवेपोरेशन सतह पे डिपेंड करता है। ग्रेटर सरफेस एरिया, जितनी ज़्यादा एरिया बड़ा होगा ग्रेटर इवेपोर उतने ज़्यादा बुखारात बनेंगे, एंड वाइस वर्सा, या फिर इसका उल्टा है, छोटे बर्तन में बुखारात कम निकलेंगे, बड़े बर्तन में ज़्यादा निकलेंगे। जैसा कि सम टाइम अ सोसर इज़ यूज, कहता है आमतौर पे एक पिर्च जो है ना हम लोग, इसका मतलब होता है पिर्च जो प्लेट होती है जब कप के नीचे रखते हैं। ठीक है, कहता है इज़ यूज़, उसको यूज़ करते हैं इफ़ टी इज़ टू बी कूल्ड क्विकली, अगर हम चाहते हैं कि चाय जल्दी ठंडे हो जाए। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन फ्रॉम द लार्जर सरफेस एरिया ऑफ पिर्च, कहता है क्योंकि पिर्च का जो एरिया होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, किससे, मोर देन डैट फ्रॉम द स्मॉलर सरफेस एरिया, उस छोटे एरिए से जो कि कप का होता है, यानी कि कप के एरिए से पिर्च जो होती है, जो प्लेट का एरिया होता है वो ज़्यादा होता है, इस वजह से यहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा होती है। टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर जितना ज़्यादा दोगे, रेट का मतलब होता है स्पीड, इवेपोरेशन की स्पीड तेज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर जब आप दोगे ना तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना मॉलिक्यूल की वो भी बढ़ जाती है, यानी ये मॉलिक्यूल है, जब आप टेम्परेचर दोगे तो इनकी हरकत करने की सलाहियत और बढ़ जाएगी। सो हाई, इतनी हाई हो जाएगी कि दे ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्यों इतनी ज़्यादा हो जाएगी इनकी काइनेटिक एनर्जी के ये दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जिसने इन दोनों मॉलिक्यूल को जोड़ के रखा हुआ है, ठीक है, वो टूट जाएगी। वो कशिश की फ़ोर्स दोनों मॉलिक्यूल के दरमियान में, वो जो फोर्स है वो कटिंग की फ़ोर्स जो है, कशिश की सॉरी, वो टूट जाएगी, और ये मॉलिक्यूल जो है ना इवेपोरेट रैपिडली, जल्दी से ऊपर हवा में निकल जाएंगे। फॉर एग्जांपल वाटर लेवल इन अ कंटेनर विथ हॉट वाटर डिक्रीज अ लेयर, कहता है पानी का जो लेवल है किसी बर्तन के अंदर, अगर पानी गर्म है वो जल्दी से कम होगा। यानी आपने एक पूरी बाल्टी भरी है, थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि वो आधी रह जाएगी अगर पानी गर्म होगा, क्योंकि वो ज़्यादा तो हवा में उड़ जाएगा। देन डेट ऑफ अ कंटेनर, उस कंटेनर की निस्बत विद कोल्ड वाटर, जिसमें ठंडा पानी की बाल्टी लोगे वो उतना ही रहेगा, आपने देखा है।
जितना आपने चेक किया था थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर बाद भी वो उतनी सतह रहेगी, क्योंकि पानी नहीं उड़ रहा उसका इतनी स्पीड से। क्यों? हॉट वाटर जल्दी इवेपोरेट होता है, किससे? देन डेट ऑफ कोल्ड वाटर। उसके बाद है जी इंटरमोलिकुलर फोर्स की वो बात कर रहा है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है? इफ़ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रोंगर, कहता अगर तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा है। अब ये तो आपको पता है ना इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, मॉलिक्यूल के दरमियान में जो कशिश की फोर्स होती है, अगर तो वो ज़्यादा है, ज़्यादा मॉलिक्यूल ने मजबूती से एक दूसरे को पकड़ा हुआ है, तो फिर बड़ा मुश्किल है उनको हवा में उड़ाना। तो मॉलिक्यूल फेस डिफ़िकल्टी इन वेपोरेशन, अगर मॉलिक्यूल के दरमियान कशिश की फोर्सेस बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, तो मॉलिक्यूल को बड़ी मुश्किलात होंगी वेपोरेट होने में, हवा में जाने में, उड़ने में, बखरात बनने में, क्योंकि वो एक दूसरे को मजबूती से पकड़ के रखेंगे, एक दूसरे को मजबूती से पकड़ के रखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर है स्ट्रोंगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वो कहता है पानी जो है ना उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा मजबूत हैं देन अल्कोहल, शराब की निस्बत। शराब जल्दी आपको पता उड़ जाती है, इसी वजह से अल्कोहल इवेपोरेट फास्ट दैन वाटर। इसी वजह से जो अल्कोहल है वो जल्दी इवेपोरेट होती है, किसकी निस्बत? देन वाटर, पानी की निस्बत। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।